जय हिंद दोस्तों। मैं स्कूल व्याख्याता हीरालाल डांगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा जगत हिंदी में। साथियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, चाहे किसी भी कंपटीशन में हो, स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी हो या रीट हो, नेट जेआरएफ हो, इन सब की प्लानिंग हम कैसे करें, इन सब की योजना कैसे बनाएं और किस आधार पर क्या क्या कंटेंट पढ़े, क्या क्या सामग्री हम पढ़े, किस विषय को हम ज़्यादा महत्व दें, तो इन सब पहलुओं को मैं आज आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कुछ भ्रम है या संशय है, वह संशय मैं चाहूँगा कि वह संशय आपके मन में नहीं रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कितनी सामग्री हम पढ़ें, क्या क्या सामग्री पढ़ें, और बाज़ार में जो भी कंटेंट उपलब्ध हैं या नेट पर यूट्यूब पर जो भी कंटेंट उपलब्ध हैं उसको हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो आधार स्तंभ ग्रंथ है या जो प्रमुख ग्रंथ है वह डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। उस किताब से हर एग्जाम में जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में 60 से 70% प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह हिंदी की गीता के समान है। वह हमारे लिए इतना पवित्र है, पावन है, जिसे हम हिंदी की गीता कह सकते हैं या हिंदी की गीता की संज्ञा हम उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर आधार स्रोत है तो वह डॉक्टर नगेंद्र का ही है। उसे आप अवश्य पढ़ें अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सक्सेस या सफल होना चाहते हैं। उसके बाद आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो पढ़ना ही है, सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र का भी पढ़ना ही है। और मिश्रा पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह भी आप ज़रूर पढ़ें। ये तीनों ही किताबें आप पढ़ लें, शुक्ल जी का इतिहास, नगेंद्र जी का इतिहास और मिश्रा पब्लिकेशन का जो इतिहास आता है। उसके बाद एक सरस्वती पांडे की किताब आती है, वह भी आप ज़रूर पढ़ें। आप सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ें, उसके बाद आप नगेंद्र मिश्रा पब्लिकेशन का जो इतिहास है वह पढ़ें, और उसके बाद अंत में आप सरस्वती पांडे की पुस्तक पढ़ें जिसमें शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, या नोट्स के रूप में वह एक अच्छी किताब मानी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से या प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की शुरुआत अगर आप पहली बार कर रहे हैं, हिंदी साहित्य आप पहली बार पढ़ रहे हैं, या आप पहली बार हिंदी साहित्य की सामग्री से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट की हो, जेआरएफ के लिए हो, या फिर स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए हो, वरिष्ठ अध्यापक के लिए हो, तो जिसमें हिंदी साहित्य का जो पार्ट आता है वह सबसे पहले इसी तरह आप अगर पहली बार उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़ लें, उसके बाद आप नगेंद्र जी का पढ़ ले, उसके बाद आप मिश्रा पब्लिकेशन का पढ़े और अंत में सरस्वती पांडे का पढ़े। दोस्तों, आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उस कंटेंट से संबंधित आपको प्रत्येक दिन उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको हल करना अनिवार्य है। आप जैसे आपने आज आदिकाल पढ़ा, तो आज ही आप क्या करेंगे, आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हल करें कि आपको कितना समझ आ रहा है। आप डेली के डेली, रोज के रोज अगर किसी भी विषय को पढ़ रहे हो और उस विषय से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है परीक्षाओं का वस्तुनिष्ठ ही है, अधिकतर हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही अटेंड कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो हमें पहले दिन से, जिस दिन से आप शुरू तैयारी कर रहे हैं उसी दिन से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। जो भी आप कंटेंट पढ़े, चाहे जीके में हो, जीके में आप कुछ भी पढ़े, तो रोज का रोज जो कंटेंट पढ़ लिया, भले ही आपने 1 घंटा पढ़ा, भले ही आपने आधे घंटा पढ़ा,
उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अबसद है, उनको आप अवश्य हल करें। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे कि हम कितना समझ पा रहे हैं या हम कितना उन प्रश्नों को हल या सोल्व कर पा रहे हैं। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों तैयारी करनी कैसे है। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं 10 दिन तो पढ़ लेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, 10 दिन पढ़ लेंगे 11वीं-12वीं की पाठ्य पुस्तकें, 10 दिन पढ़ लेंगे काव्य शास्त्र। तो उनमें इसमें क्या है कि एक निरंतरता नहीं रहती है, क्योंकि अगर हम 10 दिन कोई सब्जेक्ट पढ़कर 10 दिन बाद कोई दूसरा शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें निरंतरता नहीं रहेगी, तो उसे हम ज़्यादा स्थायी नहीं रख पाएंगे। बौद्धिक दृष्टि से हम उसे ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं रख पाएंगे। और जिस दिन हम वापस उसे पढ़ेंगे 1 महीने बाद उस विषय को, जैसे हिंदी साहित्य मैंने 10 दिन पढ़ के रख दिया और उसके बाद मैंने दूसरी सामग्री पढ़ना शुरू कर दी, अगर मैं इसे 1 महीने बाद पुनः पढ़ना शुरू करूँगा तो मेरे दिमाग में वह चीज़ें इतनी स्थायी नहीं रहेगी। तो आपको एक वैज्ञानिक दृष्टि से इसका एक शेड्यूल तय करना है। जैसे आप रोज़ हिंदी साहित्य को अगर 2 घंटे टाइम दे रहे तो 2 घंटे टाइम दे, आप जितना दे सकते हो, भले आधा घंटा दे सकते हो तो आधा घंटा दे, 1 घंटा दे सकते हो तो 1 घंटा दे। उसके बाद अगर आप काव्य शास्त्र को दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो या 1 घंटा दे रहे हो तो वह आधा घंटा दे या 1 घंटा दे। या फिर आप हिंदी व्याकरण को 1 घंटा दे रहे हो तो वह रोज़ आपको पढ़नी है और रोज़ उसके जितने भी प्रश्न हैं वह हल करने हैं। व्याकरण के बाद 11वीं-12वीं की किताबों के लिए आप 2 घंटे तो कम से कम चाहिए ही, क्योंकि कोर्स बड़ा विस्तृत है तो उसे पढ़ने में थोड़ा समय भी लगता है। किताबें पढ़नी है तो उन किताबों में जो सामग्री है, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि अंतरा का कोई एक पार्ट है वह आपने पढ़ लिया, जैसे नमक का दारू का कहानी वह आपने पढ़ ली, तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह आप हल कर लें। उसके बाद अगर आप दूसरी रचना पढ़ते हो तो वह भी इस तरह आप अलग अलग शेड्यूल बनाकर अलग अलग एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट के रूप में अलग अलग जो भी पार्ट है, जैसे व्याकरण है, 11वीं-12वीं की किताबें हैं, हिंदी साहित्य का पार्ट है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 2 भागों में आप पढ़ें। पहले तो एक तो आपको रोज आधुनिक काल पढ़ना है और एक आपको निरंतरता के क्रम में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल निरंतरता के क्रम में पढ़ना है। और जो आधुनिक काल है वह रोज पढ़ना है। आधा हिस्सा तो आपको, आधा टाइम तो आधुनिक काल के लिए देना है और आधा टाइम आपको किसके लिए देना है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के लिए देना है। फिर व्याकरण 1 आध घंटा आपको पढ़नी है। व्याकरण के बाद जो पत्रकारिता से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित स्कूल व्याख्याता में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं 8-10 प्रश्न होते हैं, वह प्रश्न हमें हल करने हैं या वह प्रश्न सभी के सभी हमने हल करने हैं। हम कैसे कर सकते हैं उसका भी एक जो ट्रिक है, या उन प्रश्नों की अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे तो वह ऐसा संभव है, पूरी तरह संभव है 100% कि हम सब प्रश्न क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो आपको पत्रकारिता से संबंधित जैसे समाचार क्या है या फिर समाचार लेखन की शैली क्या है, समाचार के तत्व कौन कौन से हैं, समाचार के चरण कौन कौन से हैं, इन सब की आपको विस्तृत तैयारी कर लेनी है। रेडियो के बारे में पढ़ लेना है, प्रिंट माध्यम पत्रकारिता के बारे में पढ़ लेना है, टेलीविज़न के बारे में पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर आपके सिलेबस में नाटक, कहानी से संबंधित जो भी मैटर है वह भी आपको पूरी तरह तैयार करना है। दोस्तों, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की तैयारी कैसे करें या फिर भारतीय काव्यशास्त्र की तैयारी किस पुस्तक से करें, तो मिश्रा पब्लिकेशन का एक हिंदी काव्यशास्त्र करके एक किताब आती है जिसमें हिंदी काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों ही सम्मिलित हैं। तो वह आपको किताब खरीद लेनी है और उसमें से पढ़ना आपको शुरू कर देना है। उसके अलावा भी आपको अगर निर्मला जैन की किताब खरीद सकते हो तो अच्छी बात है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब खरीद सकते हो तो वह आपको खरीद कर पढ़ लेनी चाहिए। तो इस रूप में आपको तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। मैंने सबसे पहले स्कूल व्याख्याता की तैयारी शुरू की थी सन 2015 में। लगभग मैंने
8 महीने तैयारी की थी और 8 महीने में इस तरह मैंने शेड्यूल बनाया उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या मनोवैज्ञानिक क्रम से उसका इस प्रकार शेड्यूल तय किया कि मैंने पहले ही प्रयास में 2015 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को क्लियर कर लिया था। उस समय मेरी जो रैंक थी, क्योंकि 3000 सीटें थी लगभग, तो मेरी रैंक 1349वीं बनी थी। लेकिन दोस्तों भाग्य का खेल है, कुछ कारणों से एमए का रिजल्ट समय पर नहीं आ पाया, तो फिर आरपीएससी ने मुझे अपात्र घोषित कर दिया। उसके बाद मैंने 2016 की वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा भी पास की, उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने 2018 में जो 3 भर्ती परीक्षाएं निकली थी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, स्कूल व्याख्याता जो सामान्य कैटेगरी से निकली, और दूसरी संस्कृत विभाग से जो भी भर्ती निकली थी वह भी मैंने क्लियर की है। तो लगभग मैंने विगत 5 वर्षों में 5 आरपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और 3 बार यूजीसी की जो नेट परीक्षा होती है, नेट और जेआरएफ दोनों ही मैंने क्लियर की है। तो अनुभव तो है दोस्तों, आप लगे रहें, संघर्ष करते रहें। आप जो भी कार्य करें पूरी तरह समर्पित होकर करें, क्योंकि अगर हमारे में समर्पण नहीं है, जैसे एक सामान्य सा उदाहरण बताता हूँ मैं, कि भक्त होते हैं, वह भगवान की दर्शन की लालसा लिए दिन रात क्या रहते हैं, भक्ति कीर्तन में लगे रहते हैं। उनमें एक चीज़ होती है समर्पण भावना, अर्थात अहंकार उनमें नहीं होता, समर्पण होता है। दिन रात वह उसी की चिंता, उसी का चिंतन मनन करते रहते हैं। तो हमें भी पढ़ाई में एकाग्रता रखनी ही है, उसके साथ ही समर्पण भाव से पूरी तरह समर्पित होकर हमें अध्ययन करना है। तो निश्चित तौर पर हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। आज यहीं मैं आपको कुछ मोटिवेशन दे पाऊँ, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इससे आपको पढ़ाई की दिशा तय करने में आसानी मिलेगी। जय हिंद।